नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच हो रही जंग की, क्योंकि इजराइल आतंकी संगठन हमास की हिमाकत का लगातार जवाब दे रहा है। हमास द्वारा इजराइल में लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, तो इजराइल भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बताते चले कि इजराइल में किए गए हमले के बाद से इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में पिछले 72 घंटे से बम बरसा रही है। वहीं इजरायली बमबारी में गाजा पट्टी में भारी तबाही मचा दी है और इमारतें मलबों में तब्दील हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर करेंगे चर्चा। अब निर्णायक चरण में है। इजराइल ने गाजा पट्टी से सटे उन सभी इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है जहां आतंकी घुसे थे। गाजा पट्टी को सील कर उसकी सेना ने घेराबंदी कर रखी है। हवाई हमले जारी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो दशकों तक वे याद रखेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर जबरदस्ती बर्बर तरीके से जंग ला दी गई है। इजराइल ने यह जंग शुरू नहीं की है, लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे। हमास ने इजराइल पर हमला करके ऐतिहासिक भूल की है। उन्होंने कहा, एक समय था जब यहूदी लोगों के पास कोई देश नहीं था, वो खुद को बचा नहीं सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हम हमास और इजराइल के अन्य दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कि वे दशकों तक भूल नहीं पाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी के आदेश दे दिए हैं। वहीं बिजली, भोजन, पानी सहित जरूरी सप्लाई बंद कर दी गई है। इजराइल ने 3 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। इस बीच इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पर हवाई कार्रवाई चालू कर दी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक कुल 1587 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में 900 लोग मारे गए हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चों समेत 687 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 3726 लोग घायल भी हैं। इसके अलावा इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में 1500 हमास के लड़ाकों को भी मार गिराया है। इजराइल हमास जंग के बीच नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उन्होंने पीएम मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं। हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने विश्व भर के नेताओं का इजराइल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ स्थिति अभी तक बनी हुई है। बताते चले कि बम, गोला बारूद लगातार बरसाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और इस दौरान इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में कर रही है लगातार बमबारी। इजरायली बमबारी से गाजा पट्टी में भारी तबाही मच गई है। इमारतें मलबों में तब्दील हो गई हैं। इजरायल ने गाजा में बताते चले कि 1707 टारगेट्स को किया है तबाह। हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर इसमें शामिल हैं। और वहीं आपको बताते चले कि 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह किया गया है। तो लगातार दोनों तरफ से बमबारी जारी है। और अब खबर यह भी आ रही है कि हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के तमाम शहरों में घुसे हुए हैं और वहां की जो जनता है उसको लगातार निशाना बना रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के क्या कुछ अभी हालात हैं। बताते चले कि इजराइल में चारों तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी इमारतों को ढा दिया गया है, क्योंकि इमारतों को अब लगातार टारगेट किया जा रहा है हमास की तरफ से। वहीं हमास को अब इजराइल भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमास ने युद्ध शुरू किया, खत्म हम करेंगे। और इसी बीच अब
इजराइल के समर्थन में तमाम देश भी सामने निकल कर आए हैं, जिसमें भारत और अमेरिका खुले तौर पर यहां पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं हमास के भी समर्थन में तमाम मुस्लिम देश सामने निकल कर आए हैं, जिसमें कतर भी शामिल है। वहीं तमाम देश अब हमास का समर्थन कर रहे हैं और ये वॉर कब थमेगा, इस पूरे विषय को लेकर अब लगातार चिंता भी जताई जा रही है। कहीं ये वॉर विश्व युद्ध की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हमास ने बीते शनिवार को इजराइल पर हमला किया और शनिवार सुबह तड़के करीब 5000 रॉकेट दागे। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। डॉक्टर वीएन झा, जो तस्वीर हम बीते शनिवार से देख रहे हैं, सबसे पहले हमास हमला करता है इजराइल पर और जिसके बाद 5000 रॉकेट दाग दिए जाते हैं एक के बाद एक। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमास ने युद्ध जरूर शुरू किया है, लेकिन इस युद्ध को खत्म इजराइल करेगा। सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, आपने जिस तरह से सारा डिस्कशन किया हुआ, बिल्कुल बेवाक शब्दों में आपने कहा हुआ है। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीजें हिस्ट्री में, इतिहास में बार बार दोहराती जाती हैं, जिसमें कि ये एक इस्राइल अरब कॉन्फ्लिक्ट भी है। और जो हमने नजारा 7 अक्टूबर को देखा था, अभी 3 दिन पहले जी, ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला है। क्योंकि कोई भी देश अगर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि हमास के जो लड़ाके हैं या टेररिस्ट हैं, वो इस्राइल में इसलिए गए थे कि ये कारण है, और जो दृश्य पूरे विश्व में देखा है कि स्त्रियों को, बच्चों को किस तरह से वहां पे शर्मसार किया गया है, क्या कोई भी सपने में भी जस्टिफाई कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी, अगर वो मानव कहलाने लायक है, तो इसको जस्टिफाई कर सकता है। और इसीलिए मुझे आज बड़ी संवेदना से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे ही देश में स्वरा भास्कर की हमने आवाज सुनी, महबूबा मुफ्ती की हमने आवाज सुनी, और ऐसे और भी बहुत सारे आवाज आते हैं जो कहते कि नहीं, वो तो ठीक हुआ, जो इस्राइल के ऊपर में किया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल शर्मसार वाली बात है। देखिए सत्यम, लड़ाई 2 देशों के बीच में होती रहती है, मतलब ये तो असंख्य सालों से चला आ रहा है कि जब से मानवता का इतिहास है तब से कॉन्फ्लिक्ट होते आ रहे हैं 2 देशों के बीच में। लेकिन जो हमने ये हमास के टेररिस्ट या फिर वहां पे यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, उसके टेररिस्ट हैं, वहां पे हिजबुल्लाह के कम से कम आधे दर्जन संगठन हैं, उनके तरफ से जो ये जो हमने दृश्य देखा था, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है और इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सत्यम जी, ये जिस तरीके से आपने सर डिफाइन किया, जिस तरीके से वो तस्वीरों को आपने जिक्र किया, उन तस्वीरों को मैंने दिखाया नहीं, इसमें उचित नहीं समझा। मैं ब्लर करके भी उन तस्वीरों को नहीं दिखा सकता हूं, पूरा देश देख चुका उन तस्वीरों को, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र कर परेड कराते हुए हमास के जो आतंकी हैं वो दिख रहे हैं। ये सर आतंकी ही नहीं, ये जिहादी भी हैं, और इन जिहादियों का तमाम, अभी आपने कुछ लोगों का नाम भी लिया, लेकिन मैं कुछ देशों का भी नाम लेता हूं। कतर जैसे देश इनका समर्थन कर रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं। ये कहां तक उचित है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कुछ देश जो हैं वो रेडिकल ग्रुप में हैं, और मैं इसमें भारत सरकार की भर्त्सना करता हूं कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को और अफगानिस्तान में, याद रखिए, अभी 2 साल पहले ही, 3 साल पहले ही वहां सिखों का नरसंहार पूरा का पूरा कर दिया गया। आज के दिन में अफगानिस्तान में एक भी सिख नहीं है, एक भी हिंदू नहीं है, मतलब इट्स अ कंप्लीट जेनोसाइड। लेकिन क्या भारत सरकार ने अपने ही पार्लियामेंट में कोई ऐसा एक बिल लाया जिसमें कि अफगानिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित किया जाए, जिसमें पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित किया जाए? याद रखिए, हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान में उस समय में भी लगभग 18.3% हिंदू और क्रिश्चियंस थे वहां पे। वो 18.3% हिंदू और क्रिश्चियंस हवा में कहां गायब हो गए?
आज के दिन में 2% भी नहीं है। तो ये तो जिनोसाइड ही है ना। और देखिए विडंबना क्या है कि आज के दिन में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC वो भी आंख मूंदे खड़ा है। अभी 2 साल पहले अफगानिस्तान में सिखों का पूरा नरसंहार हुआ है, एक शब्द भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से नहीं आया हुआ है। वही चीज पाकिस्तान में चल रहा है। हम हर दूसरे दिन में देखते हैं कि वहां पे सिख के ग्रंथियों के बेटियों को, बहुओं को उठा लिया जाता है, उसका मोलेस्टेशन किया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट काउंसिल एक भी डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान नहीं भेजी है। और यही टेंडेंसी हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं। जब भी दुर्गा पूजा होता है, आपने देखा है पिछले कम से कम 5-6 साल में हर बार जब दुर्गा पूजा होता है तो वहां पे मूर्तियों को तोड़ा जाता है, वहां पे हिंदुओं को मार मार के भगाया जाता है, वहां पे प्रताड़ना दी जाती है। तो ये सब चीज हम सब देख रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स काउंसिल चुप्पी साधे हुए है। जब तक ये बायस्ड अप्रोच रहेगा ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी सर, और हम किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते। सर, जिस तरीके से आप चीजों को रख रहे हैं, तो इससे क्या लगता है आपको, ये युद्ध है या फिर जिहाद है? क्योंकि एक तरफ तमाम मुस्लिम देश इसी का साथ दे रहे हैं, हमास का, इसको, ये आतंकी जो संगठन है फिलिस्तीन का, इसका साथ दे रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, ये एक युद्ध है या फिर एक जिहाद है? ये युद्ध नहीं है। युद्ध अगर होती तो फिर जो गाजा को सपोर्ट करने वाली आर्मी होती, चाहे वो सीरिया का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे सऊदी का हो, कोई भी हो, वो आर्मी वहां पे आके करती। लेकिन ये आर्मी नहीं है जी, ये जिहादिस्ट हैं। आज के दिन में ह्यूमन राइट्स की चर्चा हो रही है UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी और UN में भी। अगर इस चर्चा में कोई भी चीज ऐसा जिसमें कि जिहादियों को खत्म करने का ऐलान ना हो, अगर ऐसी बात हुई तो लोगों का विश्वास ह्यूमन राइट काउंसिल से हटता जाएगा। देखिए आज के दिन में वास्तविकता यह है कि जिहादी जो हैं काफी ज्यादा कट्टरवादी हो गए हैं और ये मानवता के लिए खतरा है। तो इसलिए हर कंट्री को ये कसम खानी चाहिए कि उनके धरती पे जो जिहादी हैं उनको काटा जाए, चाहे सरकार काटे या सरकार अगर इतनी सक्षम नहीं है तो वहां के जनता को वो राइट दे दे के जितने जिहादी है काट दो, क्योंकि जिहादी कभी भी मानवता के हितकारी नहीं हो सकते। ठीक है जहां साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, कर्नल TP त्यागी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है AMV नेटवर्क पर। धन्यवाद। TP त्यागी जी, आप भी देख रहे हैं, लगातार तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि इजराइल में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से हमास के लड़ाके जो जिहादी आतंकी हैं उन्होंने किस तरीके से बीती शनिवार को हमला बोला इजराइल पर, और जिसके बाद सब कुछ तहस नहस देखने को मिल रहा है। फिलहाल इजराइल इसका बदला तो ले रहा है, लेकिन अब यहां पर अमेरिका भी इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि अगर कोई भी देश हमास का समर्थन कर रहा है तो वो पीछे हट जाए, नहीं तो अब अमेरिका तैयार है इजराइल का साथ देने के लिए। तो क्या लगता है, ये क्या विश्व युद्ध की तरफ इशारा है, अमेरिका का दखल देना और इस तरीके से दो टूक कहना? देखिए, अभी तक तो इसमें कयास ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो कयास बड़े पक्के हैं कि 7,000 रॉकेट हमास कहां से ला ही नहीं सकता, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। वो तो एक आतंकी ग्रुप है, एक अजीब किस्म का षड्यंत्र है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, फिर उस पॉलिटिकल पार्टी में एक जिहादी या आतंकी विंग बनाओ और उस आतंकी विंग से आतंकी हमला करो। यही मॉडस ऑपरेंडी हमास की भी है और यही मॉडस ऑपरेंडी हिजबुल्लाह की भी है। तो ये तो साफ समझ में आता है कि ये रॉकेट्स उनको बाहर के देशों ने दिए जो समुद्री रास्ते से गाजा पट्टी में आए। अब ये गाजा पट्टी असलियत में एक शहर नहीं है। इस शहर के नीचे एक बड़ा शहर जमीन के नीचे है। करीब करीब 1,500 सुरंगें हैं और जिनकी लंबाई अंदाजन करीब करीब 5,000 किलोमीटर है। और वो एक किस्म से उनका एक कम्युनिकेशन लाइन है। जैसे हमारे यहाँ मेट्रो चलती है, ऐसे वो भी उसे मेट्रो कहते हैं, जो उनका फूड के लिए, फ्यूल के लिए,
फायर आर्म्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रॉकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब शेलिंग होती है इजराइल की तरफ से तो वो उसमें जाके छिप जाते हैं। तो अब इन्होंने जो ये अटैक किया, इस अटैक में ये क्लियर हो गया कि इनको जो रॉकेट्स और जो समर्थन मिला वो बाहर के देशों से मिला। किस देशों से मिला? अब नेचुरली जो सुई है वो ईरान पे जाके अटकती है, या कभी कभी तो टर्की पे भी जाती है, कभी पाकिस्तान पे भी जाती है, लेकिन मेनली ईरान पे जाती है, और ईरान की तरफ से ही हिजबुल्लाह के ऊपर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ईरान की अदावत इजराइल से है, इसलिए क्योंकि इजराइल ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दे रहा। लेकिन इसमें एक बड़ा षड्यंत्र और भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि अब ये कोशिश चल रही थी अब्राहम समझौते के बाद कि शायद सऊदी अरेबिया और इजराइल के अंदर एक इक्वेशन एस्टेब्लिश हो जाए। उस इक्वेशन एस्टेब्लिश होने से चाइना जी ने जो कोशिश की थी ईरान को और सऊदी अरेबिया को, जो एक दूसरे के दुश्मन है, उन्हें साथ लाने की, उसकी कोशिश को धक्का लगता, और चूंकि उसकी कोशिश को धक्का लगा तो इसलिए अगर एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं है तो कम से कम टैसिट अप्रूवल उस देश का भी हो सकता है जो अमेरिका को हटा के मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव कायम करना चाहता है। तो ये तो खैर कुछ 2-4 दिनों में खुल जाएगा कि ये असलियत में कहानी है क्या। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये केवल इजराइल और हमास का युद्ध नहीं है सर, ये तो फिर एक बहुत वाइड रिपरकशंस इसके होने वाले हैं, वाइड रेमिफिकेशंस होने वाले हैं, और ये बहुत आगे बढ़ेगा। अब इसमें जो आप एंगल बता रहे हैं कि जिहाद है, बिल्कुल ग्रुप कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ ने जो कहा वो सही कहा कि ये युद्ध नहीं है, युद्ध होता है आर्मीज के अंदर, ये तो टेररिस्ट ग्रुप है। अच्छा, अब ये हमेशा से पहले से भी शुरुआत करते हैं और बाद में पिटते भी हैं। ये एक दफा नहीं, ये कई दफा हो चुका, इस बार भी हो रहा है। लेकिन हमको तकलीफ होती है क्योंकि इनके साथ में गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, हमास के साथ में जो गाजा पट्टी के नागरिक हैं उनको भी तकलीफ पहुंचती है। तो इनका एक इलाज आवश्यक है। आवश्यक इलाज केवल हमास के साथ नहीं होगा, आवश्यक इलाज हिजबुल्लाह के साथ भी होगा, आवश्यक इलाज मानसिकता के साथ भी होगा। ये जो कट्टरवादी मानसिकता है, अब आप सोच के देखिए G20 में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस समझौते पे मिनिमम प्रोग्राम पे साइन किए उसमें ये कहा गया कि आतंकवाद किसी भी फॉर्म में हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसको 0 टॉलरेंस रखा जाएगा। और इतना ही नहीं, जो देश उस आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये बात की केवल भारत तो नहीं कह रहा, ये बात तो G20 के उन सारे देशों ने कही जो हिंदुस्तान में आए थे। अब अगर उन सब ने कही और उसके ऊपर सिग्नेचर किए और फिर उसके ऊपर कार्रवाई ना हो तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? फिर इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग और जिहादी मानसिकता के देश हैं, अब इन्हें अब इनके खिलाफ में एक आवाज उठनी चाहिए। हर देश के अंदर ये तय कर लेना चाहिए कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन दरअसल में नपुंसक हो चुका है। यूएनओ ने जिसकी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुई थी कि हम इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी कायम करेंगे, आज उसकी वजह से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर दे दी गई है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी युद्ध की, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में ये वीटो पावर है। आज मैं आपका एक खुलासा करता हूँ। 1945 में 26 जून 1945 को जब यूएन चार्टर लिखा जा रहा था, उस समय भारत के एक प्रतिनिधि थे डॉक्टर रामा स्वामी मुडलियार। उन्होंने कहा कि साहब ये वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। रूस, स्टालिन और चर्चिल ने कहा नहीं, वी आर द विनिंग कंट्री ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये तो रहेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये केवल 10 साल के लिए हो और 10 साल तक इसकी समीक्षा की जाए। अगर 10 साल तक समीक्षा नहीं की गई तो 10वें साल में इसे सिंपल मेजोरिटी से हटा दिया जाए। वो एक बड़े अच्छे लीडर, काबिल आदमी थे मुडलियार। उनके कहने से यूएन चार्टर में एक क्लॉज 109, आई रिपीट, क्लॉज 109 ऑफ यूएन चार्टर, पढ़ लीजिए,
वो है और ये लिखा हुआ है। 10वां साल आया, यानी कि 1955 आया, लेकिन पूरी दुनिया शांत रही। ये जिम्मेदारी तो असलियत में अब हिंदुस्तान की बनती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे। कमाल की बात है कि हम 1955 से वो प्रोविजन वीटो पावर का जो डेड हो चुका था, हम उस मुर्दे को आज तक उठाए चले आ रहे हैं। खत्म कर देना चाहिए वीटो पावर। यू विल फाइंड, अब आतंकियों को बचाता कौन है? क्या ये सच नहीं है कि ग्लोबल, जिनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, चाइना ने कहा नहीं मैं वीटो लगाता हूँ। इसका मतलब आपने सीधे सीधे टेररिस्ट को बढ़ावा दिया। एक बढ़ावे का मतलब होता है 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मनोबल बढ़ जाता है और 10 आर्मी का मनोबल कम हो जाता है। ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास। वीएन झा, जिस तरीके से इजराइल में तमाम जो युक्तियां हैं उनको बंधक बना रहे हैं हमास के आतंकी, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। किसी का सर कलम कर रहे हैं, परेड करा रहे हैं निर्वस्त्र करके, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या लगता है मोसाद, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तमाम ऑपरेशंस को लेकर जानते हैं, क्या वो यहां पर विफल साबित हुआ इस हमले को लेकर के? अचानक हमला हो जाता है इजराइल पर, एक साथ करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए जाते हैं, तमाम लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद इजराइल की आंखें खुलती हैं कि हमारे ऊपर हमला हो गया। मोसाद ऐसी एजेंसियां कहां थी उस टाइम? बिल्कुल ठीक कहा आपने सत्यम। देखिए, मोसाद से चूक हुई। इसराइली एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, या इसराइल के जो सैनिक और पुलिस हैं, ये गाजा स्ट्रिप में भी निगरानी रखते हैं। ये उन सबों से कलेक्टिव भूल हुई है और इसमें एक बड़ा तबका इसराइल का भी है। क्योंकि आजकल के दिनों में, अभी जो पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं, इसराइल की धरती पे एक बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जो कि अभी जो नेतन्याहू गवर्नमेंट है, इनका एक क्लॉज जो उन्होंने लाया हुआ है, रिफॉर्म लाया हुआ है कि जो डिसीजंस वहां के लॉ मेकर्स जो लेते हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट एक्शन लेना मुश्किल होगा और इसका वहां पे बाधा हो रहा है, इसके लिए वहां पे विरोध चल रहा है। तो वहां पे जनता का जो विरोध चल रहा है पिछले 5 महीने से, इसमें वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आर्मी है, पुलिस तंत्र है, इसका ध्यान अंतर्मुखी हो गया है। मतलब वो इस जो गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है या फिर पैलेस्टाइन जो धरती है, उस पर से उनकी निगरानी कम हो गई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं तो जिस स्केल पे अभी त्यागी जी बता रहे थे, 5000 से 7000 रॉकेट आपके पास में आते हैं। हालांकि ये रॉकेट बहुत कारगर नहीं है, लेकिन इस बार जो रॉकेट यूज हुए हैं, इसमें से बहुत सारे रॉकेट्स ने जो इसराइल का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको बोलते हैं आयरन डोम, उसको भी मतलब कहीं न कहीं उसको डिफीट किया हुआ है, कहीं उसको तोड़ा हुआ है। तो ये इस तरह के रॉकेट वहां पे हैं। ये देखिए जो जिस तरह से उन्होंने हवा में छलांग मार के जो पैराग्लाइडर होते हैं, उससे पावर पैराग्लाइडर से उससे जंप करके आए हुए हैं। ये ऐसे नहीं होता है। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई होगी उनको, और वो ट्रेनिंग आर्मी ही दे सकती है। तो मतलब किसी दूसरे देश की आर्मी वहां पे, चाहे वो टनल के अंदर में हो या ऑन द ग्राउंड हो, ये ट्रेनिंग वहां के जिहादियों को दी है, तभी इस तरह का एक्शन हुआ है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, वहां पे कुछ जो गांव में उन्होंने जिहादियों ने अपनी कब्जा जमा ली थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें वहां पे इसराइल के जो कुछ जिहादी एलिमेंट है, वहां भी लगभग 10% से ज्यादा वहां पे मुसलमान हैं। हर मुसलमान तो जिहादी नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से जो जिहादी तत्व हैं, वो इंटरनल जो उनको सिंपैथी मिली है या सपोर्ट मिली है, इन्फॉर्मर वहां पे हैं, वो भी उसमें है, क्योंकि ये जिहादी उन्हीं गांवों में गए हैं जहां पे कि आर्मी नहीं था। तो ये सब कुछ मिला जुला एक कलेक्टिव फेलियर है, जो कि जिसकी कीमत इसराइल चुका रहा है आज के दिनों में। ठीक है सर। सर, समय की कमी है। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा सवाल है, उसका जल्दी से जवाब मैं चाहूंगा आपसे। टीपी त्यागी जी, इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया कि स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया है, हमास ने शुरू करा है, लेकिन खत्म हम करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आर पार की तो लड़ाई चल रही है, ये अब आगे की तस्वीर हमें क्या देखने को मिलेगी? देखिए, मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है, और बूंदाबांदी दिखाई दे गई है, और उस बूंदाबांदी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जो देश
और जो लोग बाहर से बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं अब वो सामने आने वाले हैं। और अगर वो सामने आते हैं, क्यों सामने आएंगे? क्योंकि अमेरिका को ऑलरेडी हिजबुल्लाह ने ये धमकी दे दी है कि आपने अगर इजराइल का साथ दिया तो हम मिडिल ईस्ट में तुम्हारे जहाजों को डुबो देंगे। ईरान इस काम को पहले से करता रहा है। ईरान हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, और इनके साथ टैसिट अप्रूवल टर्की का हो गया, चाइना का हो गया, और थोड़ा सा कम टैसिट अप्रूवल रशिया का भी हो गया क्योंकि अमेरिका ने दे दिया इनको साथ। इसका मतलब कि दुनिया दो धड़े में इस इशू पे बढ़ चुकी है। रूस और यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, मगर ये वार है, इसमें डिक्लेयर कर दिया है नेतन्याहू ने कि वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार। ठीक है सर, टीपी त्यागी जी, माफी चाहता हूं, समय की कमी है, इस वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो इजराइल और हमास के बीच अभी युद्ध चल रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि शुरू हमास ने किया है, लेकिन इसका खात्मा इजराइल करेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।